नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस बहुत विकराल और घातक तरीके से फैल रहा है। इसके फैलने का और इस संक्रमण के विस्तारित होने का क्रम इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिस उत्तर प्रदेश में अप्रैल मई के महीने में 100 से ज़्यादा केसेस नहीं मिलते थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में 6000 से ज़्यादा केसेस रोज़ाना मिल रहे हैं। और उससे भी अधिक केसेस आपको लखनऊ में देखने को मिल रहे हैं, जहां नियमित तौर पर सीमित जांच के बावजूद 1000 केस प्रतिदिन लखनऊ में मिल रहे हैं। ये औसत है। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लोगों को जगह नहीं मिल रही है अस्पतालों में। होम आइसोलेशन से लोगों की तकलीफें कम हुई, लेकिन होम आइसोलेशन किसी भी व्यवस्था का इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि होम आइसोलेशन में आप गए, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। ना तो सरकार आपको पूछेगी, न स्वास्थ्य विभाग आपको पूछेगा, ना आपके घर कोई दवा देने आएगा, ना कोई डॉक्टर पूछने आएगा। ये कड़वा सच है। होम आइसोलेशन होने के बाद सरकार, प्रशासन, डिपार्टमेंट आपको भूल जाता है। सिर्फ वो टेलीफोन करके अपना डेटा मेंटेन करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो आपको अपनी सारी जिम्मेदारी, अपनी दवाएं, अपने खाने पीने का बंदोबस्त और अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन करने हैं। आपको कोई एक दवा देने के लिए तैयार नहीं है। ये लखनऊ समेत कई शहरों में हो रहा है, और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं और इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद है, एक बड़ा वर्ग है जो कोरोना से संक्रमित है। और भाइयों बहनों, जो दूसरों का इलाज कराते थे, जो दूसरों की मदद में खड़े रहते थे, आज वो अस्पतालों में भर्ती हैं। सरकारी अस्पतालों में उन्हें जगह नहीं मिल रही, प्राइवेट अस्पतालों में रोकर गिड़गिड़ा कर अपने लिए एक बेड मांग रहे हैं, वो जो लखनऊ में दूसरों को इलाज कराते थे। तो इस कोरोना वायरस की भयावहता को आप ऐसे समझिए कि इलाज बहुत मुश्किल है। आपको बताया जाएगा कि मृत्यु दर कम है, आपको बताया जाएगा कि एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, आपको ये भी कहा जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं है और लोग बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। लेकिन आप उनको देखिए जो इस रोग से संक्रमित हैं, उनकी काउंसलिंग करने वाले लोग नहीं हैं, उनको दवाएं देने वाले लोग नहीं हैं। हर व्यक्ति साधनों से परिपूर्ण नहीं है। तमाम वो लोग हैं जिनके पास रोज़मर्रा के जीवन का अभाव है, रोज़मर्रा के जीवन में खाने पीने का संकट है। उनको कोरोना हुआ है, उनका इलाज कौन करेगा? हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहे हैं। L2 L3 के हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रेट आसमान पे हैं और लोग मर रहे हैं। और सिर्फ आम आदमी नहीं, खास आदमी भी शिकार हो रहा है। आज पता चला है कि एक और मंत्री जी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, वो भी हॉस्पिटल के लिए गए हैं। तो ये इतना खतरनाक वायरस है भाइयों बहनों कि आप थोड़े से भी एक्सपोजर में आप इसके शिकार हो जाएंगे। और ये तब हो रहा है जब 500 केस में पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया था। 2 घंटे 4 घंटे का वक्त सिर्फ पूरे देश को मिला था। आज 80,000 से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, पर ये कोई पूछने को तैयार नहीं है कि ये 1000 भाई बहन हमारे जो रोजाना मर रहे हैं, इनके परिवारों का क्या हाल है। जिनके घरों में लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है, जो अंतिम वक्त चेहरा भी नहीं देख पाए, आप उनकी संवेदनाओं को, उनकी तकलीफों को, उनके दर्द को, उनके दुख के, उनके आंसुओं को आप समझ नहीं सकते हैं। कोरोना की तकलीफ सिर्फ वही समझ सकता है जिसको हुआ है। मैं 7 महीने से चीखता आ रहा हूं, बताता आ रहा हूं आपको, बचिए, बचाइए, मास्क पहनिए, खुद की रक्षा करिए, खुद बचिए, क्योंकि कोरोना होने के बाद सारी जिम्मेदारी आपकी। आपको कोई चिमटे से भी नहीं छुएगा। बचना आपको है, तय आपको करना है। और जिन्हें लगता है कि उन्हें कोरोना नहीं होगा, उन्हें शर्तिया कोरोना हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लापरवाह हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं। सरकारों का काम जो पहले था कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा प्राथमिकता, वो बहनों भाइयों पीछे चली गई है। अब सरकारी धन की सुरक्षा, राजस्व में बढ़ोतरी और सरकार को पैसे मिले, सिर्फ उन्हें इसकी चिंता है। 7 सितंबर से मेट्रो शुरू होने जा रही है। बार, शराब की दुकानें ओपन कर दी गई। अब बार में शराब परोसी जाएगी। ठीक, मॉल्स ओपन कर दिए गए, स्ट्रीट ओपन कर दिए गए। वीकेंड लॉकडाउन कंसेप्ट खत्म, अब सिर्फ संडे को लॉकडाउन रहेगा। तो संडे भी हटा लेते, इतना एहसान क्यों कर रही सरकार? जनता है, भुगतेगी, अपना झेलेगी, बढ़ेगी।
मैं तो भारत की जनता को प्रणाम करता हूँ। इनके साहस, इनके धैर्य, इनके परिश्रम की पराकाष्ठा है। ये किसी भी विपरीत हालात में खुद को ढाल लेते हैं। ये सरकारों पर तो निर्भर ही नहीं है, ये वाकई में आत्मनिर्भर जनता है। जिसको कह दिया जाता है 500 केस में रुक जाओ, लॉकडाउन, डर जाता है घर के अंदर। आज 1000 केस लखनऊ में मिल रहे हैं, पूरा लखनऊ खुला हुआ है। कानपुर, गोरखपुर की हालत तो पूछिए ही मत। गोरखपुर एक ऐसा शहर बन के उभरा है जहाँ 14% पॉजिटिविटी रेट है, यानी 100 में 14 लोग, 100 के सैंपल आते हैं तो 14 पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये गोरखपुर का डेटा है। तो जब सब कुछ आपने ओपन कर दिया तो जरा थिएटर भी ओपन कर दीजिए, लोग फिल्में भी देखें, थोड़ा काम धाम भी फिल्मों का भी शुरू हो। उसको बंद करके नाटक क्यों? फिर स्कूल कॉलेज भी खोल दीजिए, उसको क्यों बंद करके रखा है? फिर कोचिंग खोल दीजिए, फिर सारी इंडस्ट्री खोल दीजिए, रिस्ट्रिक्शंस हटा लीजिए। सरकारों ने नाटक नहीं करना चाहिए, जो है रियलिटी उसको सामने प्रस्तुत करिए। बहनों भाइयों, ये वायरस बहुत गंभीर खतरा बनकर उभरा है और लोगों के लिए भारी मुसीबत का कारण बना है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। सॉरी। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में मनोज मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, अब्दुल हफीज गांधी, शैलेंद्र तिवारी, दीपक वाजपेयी और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर मनोज जी, आज आप कानपुर जहां बैठे हैं वहां मैंने देखा है कि आज करीब 500 के आसपास केसेस आए हैं। लखनऊ में तो खैर 900 1000 आना अब आम बात हो गई है। अब तो मुझे इस बात की चिंता है कि कौन बचेगा। अब ये खतरा बढ़ता जा रहा है। 7 सितंबर से मेट्रो शुरू होने जा रही है। कुछ दिनों बाद स्कूल कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे। फिल्म थिएटर अभी बंद है, कुछ दिन में वो भी खुलेंगे। पर क्या है ना कि खतरा बढ़ता जा रहा है। तो जब ये खतरे बढ़ रहे हैं तो अब आप सब ओपन करने का संकल्प क्यों ले रहे हैं? दूसरा, आपने सैटरडे लॉकडाउन रखते थे, अब वो भी हटा लिया आपने। अब कह रहे हैं सिर्फ संडे लॉकडाउन रहेगा। तो जैसे जैसे खतरा बढ़ रहा है वैसे वैसे आप रिस्ट्रिक्शंस हटाते जा रहे हैं। ये थोड़ा दो विरोधाभासी चीजें हैं। देखिए ब्रजेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि दो फ्रंट पे सरकार को काम करना पड़ रहा है। चाहे कोई प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, किसी प्रदेश की सरकार हो, एक तो जीवन और जीवन यापन के बीच रास्ता निकालने की बात है। आप ये देखिए कि अभी जीडीपी जिस क्वार्टर में -23.9 आई, तो ये पूरे देश में मांग उठी कि बड़े पैमाने पर चीजें खोलनी चाहिए। अगर हम नहीं खोलते, मान लीजिए कंप्लीट लॉकडाउन रहता है अगले 3 महीने का, तो अगले क्वार्टर में फिर यही स्थिति होगी। परिणाम क्या होगा कि जो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो जो सुविधाएं मिल रही इनके लिए टोटा हो जाएगा। तो ये केवल पार्टीगत बात नहीं, ये धीरे धीरे खोलने का विकल्प के अलावा कोई चारा नहीं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जब 500 मरीज थे तब आपने बंद रखा, और जब 80,000 मरीज आ रहे हैं तब आपने खोल दिया। इन दो चीजों में एक अंतर है ब्रजेश। एक अंतर ये है, उस समय जिस समय 500 मरीज देश में थे तब टेस्टिंग लैब 1 या 2 थी। उस समय फेस मास्क, वेंटिलेटर और क्या नाम सैनिटाइजर हिंदुस्तान नहीं बनते। जिस दौरान लॉकडाउन रहा उस दौरान भारत ने अपनी व्यवस्था मजबूत करी, और उस व्यवस्था की दम पर जितना सामना हो पा रहा है उतनी सरकार, केंद्र सरकार भी कर रही है, प्रदेश सरकार भी कर रही है। मनोज जी, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि आप क्यों बारी बारी चीज़ों को खोल रहे हैं? आप स्कूल कॉलेज खोल दीजिए, कोचिंग खोल दीजिए, फिल्म थिएटर खोल दीजिए, सब ओपन कर दीजिए, आप ट्रेनें चला दीजिए, फिर सब कुछ कर दीजिए। फिर ये क्यों आप कर रहे हैं कि ट्रेन बंद रहेगी, मेट्रो चलेगी, ये खुलेगा, ये बंद रहेगा? अरे भाई, फिर सब खोल दीजिए। जब आप इतना एक्सपोज कर चुके हैं सब चीज़ों को, तो सब एक बार खोल दीजिए। ब्रजेश जी, आपका एक पक्ष उचित है और सही है, बिल्कुल जनता के हित का पक्ष है, लेकिन सरकार को दोनों पक्ष देखने पड़ते हैं। एक तरफ जनता का हित देखना पड़ता और दूसरा आर्थिक संसाधन डेवलप करने पड़ते, और दोनों को भी तादाद में डालना पड़ता है। आप ये बताइए क्या विकल्प है? जैसे मैंने कल टेलीविजन न्यूज को परसों देखा कि ज्यादातर दुनिया के देशों ने स्कूल खोल दिए, ज्यादातर दुनिया की देश ट्रेनें खोल रही, और धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की भी बात हो रही। तो ये केवल भारत की समस्या नहीं, ये पूरे दुनिया की समस्या है जिसमें लोग मजबूर है खोलने के लिए। और तब तक हम लोग सीरो सर्वे कर रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, जो संसाधन है इसके कोरोना को फेस करने के वो बढ़ा रहे हैं, और अपेक्षा ये की जा रही है कि नवंबर दिसंबर तक इसकी वैक्सीन दिया जाएगी। तो उसको वैक्सीन को भी प्रभावी तरीके से
आम जन तक पहुंचाया जाए, ये प्रयास सरकार कर रही है। तो मेरा सुझाव है फिर जब सब कुछ खोल दिया है आपने तो बाकी सारे रिस्ट्रिक्शन हटाइए, जो बचेगा वो बचेगा, जो नहीं बचेगा कोई बात नहीं, ईश्वर की मर्जी मान देखिए, लेंगे। आप ब्रजेश जी एक बात आप बताइए, आप भी विकल्प सुझाइए। उस दिन आपने कहा था कि होम आइसोलेशन होना चाहिए, अगर हम बेड उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो होम आइसोलेशन होना चाहिए। डॉक्टर साहब तो सरकार ने एक या आपकी दो और दिन हमारी बाद सलाह अपनी लेता डिबेट- कौन है? आपकी होम हमारी आइसोलेशन सलाह कर किसको दिया था। चाहिए? नहीं चाहिए। हमारी आपकी ब्रजेश सलाह जी, किसको आपने- चाहिए? आपने होम आइसोलेशन का प्रस्ताव आपने दिया था, उस शो में मैं था। आपने कहा था कि सरकार को होम आइसोलेशन कर देना चाहिए, पर जो भी हो- कोरोना पॉजिटिव लोग बिल्कुल ठीक है, और मैं जिनके लक्षण बहुत ज्यादा नहीं मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने उसको स्वीकारा, लेकिन होम आइसोलेशन कोई शब्द नहीं है। होम आइसोलेशन के साथ पूरी एक टेक्निक जुड़ी हुई है, एक मैकेनिज्म जुड़ा है कि डॉक्टर घर जाएगा, आपका हेल्थ चेकअप होगा, आपको दवाएं मिलेंगी, आपको ज़रूरी संसाधन मिलेगा, आपको थर्मल स्कैनर मिलेगा, आपको पल्स ऑक्सीमीटर मिलेंगे, आपकी हेल्थ की देखभाल लगातार मॉनिटरिंग होगी। ये थोड़ी ना कि आप घर में रहिए, हम फ़ोन करके केवल पूछ लेंगे आप कैसे हैं। ये होम आइसोलेशन की जो पॉलिसी है उसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ। प्रॉब्लम इस बात की है उत्तर प्रदेश में, और हमें आपको ये बात समझनी पड़ेगी। विजय सिंह, कानपुर में एक पैकेज बना 1,000 रुपए का, उसमें थर्मामीटर भी है और वो जो दवाइयों का किट भी है, जो विटामिन सी या जो भी दी जाती है। अरे किट पे आऊंगा, आज किट पे काफी बवाल है। उपलब्ध कराई गई है। किट का पूरा कागज है अपने पास, आज उस पर बात भी करेंगे। अब्दुल हफीज गांधी जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। भाई गांधी जी, क्या हालत है कोरोना की, और सरकार रिस्ट्रिक्शंस हटाती जा रही है। हाईकोर्ट नाराज है, उसने कहा लॉकडाउन कब लगाओगे, तो इन्होंने कहा, हाईकोर्ट से कहा अरे ठीक है कर हटाएंगे, देखते हटाते क्या है। बल्कि इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस पहले से लगे थे वो और भी हटा लिए, सैटरडे वाला हटा लिया। अब ये बार भी ओपन कर रहे हैं, 7 तारीख से मेट्रो भी चलेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इतना सब कुछ खोल दिया तो फिर बाकी बंद करने का नाटक क्यों? खोलो। देखिए ब्रजेश जी, सरकार को ये पता ही नहीं है कि करना क्या है। सरकार बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि अभी इन्हें पता ही नहीं, इनके हाथ से चीजें बाहर जा चुकी हैं। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए अभी यूनिवर्सिटीज कॉलेज खुलने की डेट नहीं आई है, लेकिन जेईई का एग्जाम कराया जाएगा, क्योंकि जब जेईई का एग्जाम करने के बाद रिजल्ट आएगा तो ये लोग पढ़ेंगे कहां पर जाकर, जब यूनिवर्सिटी की कोई डेट डिसाइड नहीं है। तो लेकिन एग्जाम कराना जरूरी है, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 54% लोग ही एग्जाम दे पाए। जो पिछले साल 80% जो बीआर और बी 54 या प्लानिंग में दे 59? पाए थे, वो 54% लोग आ पाए। अच्छा, यानी मुझे कि किसी ने बहुत- डेटा 59 का दिया, हो सकता है नहीं, 54। 54% लोग, मैं बीआर और बी आऊंगा डॉक्टर प्लानिंग की साहब, बात कर रहा हूं। प्लीज वेट। हाँ, बीआर और बी प्लानिंग की बात कर रहा हूं। जो डाटा पिछले बार 80% था, यानी बीटेक का डाटा अलग है। तो सरकार बड़ी कंफ्यूज दिखती है। लॉकडाउन में इनको जो है शराबों की दुकानें खोलनी है, क्योंकि वहां से जो है पैसा आएगा कहीं ना कहीं। हमने देखा कि किस तरह से धज्जियां उड़ी उनकी। देखिए, एक मुझे अच्छी तरह से याद है, एक प्रोग्राम में मैं आपके साथ था और उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चाहे वो गांव के प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, रूल सबके लिए बराबर हैं। प्रधानमंत्री के बहुत सारे संगी साथियों को कोरोना हुआ और ये प्रूफ है कि प्रधानमंत्री जी उनके साथ थे, उनको गले लगाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने होम आइसोलेशन नहीं किया। तो क्या प्रधानमंत्री जी कानून से, संविधान से, कोविड प्रोटोकॉल से ऊपर हैं? जनता के अंदर क्या संदेश जाएगा? यानी कि सरकार कोरोना जैसी महामारी को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही है। और जिस तरह का भी बात कर रहे थे कि 1,000 रुपए की किट, जो 2,800 रुपए की किट है, आप उसको 10-10 हजार में बेच रहे हैं सुल्तानपुर के अंदर। जी, और पहले भी आऊंगा हमने उस देखा था विषय कि पे, उस PPE विषय पे घोटाला हुआ आऊंगा। था। मेरे साथ शैलेंद्र तिवारी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, जुड़ चुके हैं। भाई शैलेंद्र जी, आप तो लखनऊ के ही रहने वाले हैं। आज मुझे कोई बता रहा था कि 900 से ज्यादा केसेस अकेले लखनऊ में मिले हैं, तो आपको डर नहीं लगता? ये सब तो कह रहे हैं आप 7 महीने से चिल्ला ही रहे हो। देखिए सर, अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि देश दुनिया में हर जगह सब कुछ, स्कूल खुल गए, ये खुल गया। देश दुनिया में स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में भी बताएंगे वो कुछ। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में, देश दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या स्थिति बनी अच्छा, है? लखनऊ का अपना एक्सपीरियंस बताओ। आप तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ना, आपको तो बहुत से लोग फोन करते, क्या हालत है? मैं आपको बताऊं, लखनऊ में एक CSC का आपको पूरा हवाला बता देता हूं। मैंने एक फ़ोन किया, वहां पर ये होता है कि आप 9 बजे से पहले आ जाइए तो आपका कोरोना जांच होगा, उसके बाद आपका नहीं होगा। अब मतलब हम अगर 9 बजे आके लाइन में लगिए जी, 9 बजे से पहले 9 बजे तक ही होगा। मतलब आपको लाइन में लगना है तो सुबह 7 बजे 6 बजे आइए, ये स्थिति बनी है। एक अस्पताल में मैं व्यक्तिगत वहां जाकर के मैंने देखा, जबकि संकट था, मैंने लोग डरे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, उसके बावजूद मैं गया। मैंने कहा जब तक धरातल पर जाकर नहीं देखेंगे तब तक किसी बात को कहना। क्या माहौल था वहां पे?
वहाँ का बहुत अफरा तफरी, मतलब बता रहा हूँ कि सरकार पूरी तरह से न जाने क्यों जो है केवल बड़े लोगों के साथ ही खड़ी है। अब खोलने की बात है, चलने की बात है, वैसे आपको बताएं अस्पतालों का तो आपने बताया प्राइवेट अस्पताल लूटने पे लगे हुए हैं। सरकारी अस्पताल की स्थिति ये है कि सरकारी अस्पताल की जो है, अरे मैं नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, हम सबके बड़े प्रिय मित्र हैं और आप सबके भी बड़े प्रिय मित्र हैं, और वो बेचारे लखनऊ में सबकी सेवा करते आए हैं। आज वो जी। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, उनको कोरोना हुआ और आज दोपहर में वो फूट फूट के रो रहे थे जी। कि भाई साहब मुझे बेड नहीं मिल रही है। जी, हम यही- लोगों ने किसी तरह अरेंज करके, गांधी जी, डॉक्टर मनोज जी, हम लोगों ने उनको एडमिट कराया, वो भी कहाँ, मेदांता में एक जगह मिली बेचारों को। पूरे भैया- लखनऊ को उस बंदे ने सेवा की, और आज जब उसको कोरोना हुआ तो कोई मदद के लिए नहीं खड़ा। कई लोग हैं ब्रजेश भैया, अपने बीच के एक साथी अभी एक अस्पताल में एक admit थे। पार्षद है, उनकी डेथ हो गई अभी, जी जी, अपने बीच के एक साथी, पत्रकार साथी की डेथ हो गई। अपने, हाँ मतलब एकदम 28 साल के नौजवान साथी की डेथ हो गई केवल और केवल अस्पताल की लापरवाही से। जी, अब आप समझिए स्थिति ये है, आप मेट्रो चला रहे हो, ठीक है, शहर पे फुटपाथ पे पटरी दुकानदार परेशान है। आप एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, और एक तरफ फुटपाथ के लोग को दुकान खोलने नहीं दे रहे हो। एक बात, दूसरी बात, जहां पर आपकी दुकानें चल रही हैं वहां पर आपके नगर आयुक्त ने ऐसा आतंक मचा रखा है जैसे लग रहा है इस समय पूरे शहर में जाम लगा हुआ है, सब तोड़ दे रहे हैं। कई जगह ऐसी स्थिति सामने आई ब्रजेश भैया, मुझे मतलब बहुत पीड़ा हुई। किसी आदमी ने किसी तरह से 20-25-50 हजार रुपए व्यवस्था कर करके, मैं दीपक वाजपेयी जी को अपनी आमंत्रित दुकान करना चलाई चाहता हूं और डिबेट उन्होंने में। उसको आम आदमी धकेल पार्टी दिया। के स्पोक्स पर्सन है और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका। एक तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, थोड़ा चिंता का विषय है। आज जो हमारे पास रिपोर्ट आई वो 6193 नए केसेस सामने आए हैं, और ये थोड़ा चिंतित करते हैं क्योंकि इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अब ब्रजेश जी, बहुत ही भयावह स्थिति है। पूरे देश में अब 80,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, पूरी दुनिया में हम टॉप पे हैं। लेकिन इससे खतरनाक तस्वीर यह है जो आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवमणि जी ने कहा कि यहां पर आपदा को अवसर में बदलने का खेल चल रहा है। सुल्तानपुर के डीएम 2600 रुपए की किट 10,000 रुपए में खरीद रहे हैं, और जब खुद भाजपा के विधायक आरोप लगाते हैं तो वो कहते हैं मैं नहीं कर रहा हूं, शासन कर रहा है। मैं शासन कौन है? मुख्यमंत्री जी जवाब दें। अगर डीएम ने यह आरोप लगाया है शासन के ऊपर कि शासन करवा रहा है, तो आप बताएं कि शासन का मतलब योगी आदित्यनाथ जी के अलावा कौन है? आज मैंने एक बहुत ही आपके चैनल पे बहुत ही दर्दनाक खबर देखी कि प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में कोविड के मरीजों को खाना देने के लिए उनसे रिश्वत वसूली जा रही है। यानी आप देखते होंगे कि मतलब ये शमशान में दलाली है। आप देखते होंगे ट्रेन एक्सीडेंट होती है तो कुछ लोग आते हैं जो मरे हुए लोगों की चेन और घड़ी उतार लेके जाते हैं। ये इस लेवल का भ्रष्टाचार है। मैं तो एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि ये फ्रीडम फाइटर स्वरूप रानी जी का नाम अस्पताल से हटा दें। वो नाम अस्पतालों और शहरों के नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। इस अस्पताल का नाम येदुरप्पा अस्पताल कर दें या इसका नाम रेड्डी ब्रदर्स अस्पताल कर दें। भ्रष्टाचार की आपकी एक बहुत लंबी परंपरा है। आप इस आपदा को अवसर में बदल रहे हैं तो इस अस्पताल का नाम बदल के आप येदुरप्पा अस्पताल कर दें या रेड्डी डॉक्टर ब्रदर्स मनोज, मैं अस्पताल आऊंगा। कर दें। पहली बारी सब मतलब अपनी अपनी शर्म बात नहीं रखें। आती है। आप 2600 का सामान 10,000 की किट खरीद रहे हैं आप। तो आप बताइए कि इसमें भी कोई भ्रष्टाचार करेगा? आपदा सबके सामने है। आप पर मिलियन टेस्ट बताइए। हम दिल्ली में पर मिलियन 90,000 टेस्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनसंख्या में कितने टेस्ट हो रहे हैं? ये जो तस्वीर आपके सामने ब्रजेश जी, ये सही तस्वीर नहीं है। पर मिलियन टेस्ट आप देखिए। आप नो टेस्ट, नो कोरोना, कोरोना नो ट्रीटमेंट। मैं तो पर 1000 टेस्ट पे आ रहा नहीं है हूं। कि सुनिए, VIPs पर बता रहा हूं आप मैं पर आपको, मिलियन जो की बात जहां कर रहे हैं, तक मैं और थोड़ा सरकार माइक्रो की लेवल पे आता हूं। उनको बेड मैं नहीं पर मिलता। 1000 टेस्ट की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 1000 की आबादी पर 22 लोगों का टेस्ट हो रहा है, और इस मामले में मैं आंध्र प्रदेश की तारीफ करूंगा। उनके यहाँ 65 टेस्ट हो रहे हैं प्रति 1000 पे। मैं मिलियन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो 1000 पे लौट रहा हूं और माइक्रो लेवल पे आ रहा हूं। ओके, ऑल राइट। मेरे साथ डॉक्टर रमा श्रीवास्तव आईएमए की प्रेसिडेंट हैं। ब्रजेश जी, डॉक्टर असंवेदनशीलता DK गुप्ता का सवाल है जी। ऑल राइट, प्लीज वेट वाजपेयी जी, प्लीज वेट। ओके डॉक्टर रमा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, हम लोग शुरू से इस बात की चर्चा कर रहे थे जब ये वायरस लगातार फैल रहा था। आज हालात ये हैं कि लखनऊ जैसे शहर में, कानपुर जैसे शहर में, गोरखपुर जैसे शहर में, गाजियाबाद में आप देखें तो स्थितियां ये हैं कि हम सीमित जांच कर रहे हैं। अब सैंपल कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लाइन में लग के जांच करा रहे हैं, तब इतने केसेस निकल के आ रहे हैं। आप सोचिए कि अगर आप सैंपल कलेक्शन में चले जाएं तो हालात कैसे होंगे।
हमारे देश में क्या पूरे विश्व में मेडिकल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस दोनों हो रखी है। जी आप बोले, हम लोग सुन रहे हैं। मेडिकल क्राइसिस इसलिए कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, किसी को कोई ज्ञान नहीं था, कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ था, और ये ऐसा वायरस आया जो बुरी तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। कितने लोगों की जान जा चुकी है, कितने लोग संक्रमित हैं। रही उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो जाहिर है कि 25 करोड़ लोग हैं यहाँ, तो यहाँ उस प्रोपोर्शन में, उस अनुपात में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये 6 महीने का शॉर्ट पीरियड, जिसमें 2 महीने तो सिर्फ समझने में लग गया कि ये बीमारी है क्या और इसका कैरेक्टर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, और सरकार इंतज़ाम में जुटी हुई है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन अनुपात कम है। सरकार को बजट भी बढ़ाने की ज़रूरत है। चिकित्सा कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों का नंबर, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल लेकर, ठेके पर लेकर उनकी सेवाएं लेने की ज़रूरत है। एनजीओज़ की हेल्प लेने की ज़रूरत है। तभी मैडम, मेरी समस्या क्या है कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे मैं आप तमाम अपने अनुभवों से आपको ही कह सकता हूँ कि होम आइसोलेशन पॉलिसी आप लाए, वेरी गुड, आप L1 लेवल के हॉस्पिटल का लोड खत्म हुआ, लेकिन होम आइसोलेशन के साथ कुछ प्रोटोकॉल्स जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर नियमित जाएगा, दवाएं मिलेंगी, हेल्थ की मॉनिटरिंग होगी। अरे कोई झूठ को नहीं पूछता, सिर्फ 2 दिन फोन आता है, अपना नाम बताओ, फादर का नाम बताओ, किस किस से मिलो, ये बताओ, ठीक हो ना, बस ओके थैंक यू, इतना बोल के रख दिया जाता है, कोई पूछने को तैयार नहीं। क्या ये होम आइसोलेशन पॉलिसी थोड़ी ना है? नहीं, ये आप सच कह रहे हैं। होम आइसोलेशन में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना भी जिम्मेदारी बनती है सरकार की, जो कि जी मुश्किल है, वो मिल नहीं रही है, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ हेल्थ वर्कर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं जो अस्पतालों को छोड़ करके और होम सर्विसेज दे सकें। क्योंकि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनमें भी तो बहुत सारी बीमारियां हैं, उनमें भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, कई मरणासन हैं, इलाज की ज़रूरत है, लेकिन जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं या सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, सब के सब डाइवर्ट हो गए हैं कोविड हॉस्पिटल में, कोविड सेंटर्स में। रेजिडेंट डॉक्टर्स भी चले गए हैं, जूनियर डॉक्टर्स भी चले गए हैं, तो सेवाएं बाधित हो रही हैं हर तरह से। और मेरी समझ से यही कारण है कि होम आइसोलेशन में सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होम आइसोलेट करके ये भूल जाते हैं, ये पूछते नहीं है आपको कि आप कैसे हो, दवाइयों की जरूरत है, आप जिंदा हैं या मर गए, इससे उन्हें मतलब नहीं। 7 दिन बाद वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके आपको ठीक घोषित कर देंगे, आप घर में बीमार पड़े हैं। ये शासनादेश है इस बात का कि 7 दिन में अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं तो आपको ठीक मान लिया जाएगा। ओके, डॉक्टर डी के गुप्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत आपका। 7 सितंबर से मेट्रो ओपन होने जा रही है, दिल्ली में भी, नोएडा में भी, गाजियाबाद में भी, लखनऊ में भी, और हम बार वगैरह भी ओपन करने जा रहे हैं, वो भी तब जब हालात ऐसे हैं। तो क्या ये सही फैसला है सरकार का? नहीं, 7 सितंबर से मेट्रो ओपन हो रही, फैसला तो बैलेंस फैसला है। उसमें इन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस जारी करी हैं। वो गाइडलाइंस ऐसी हैं जिसमें सेफ्टी के और इन्फेक्शन कंट्रोल के सारे मेजर्स रखे गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गाइडलाइंस तो पहले भी जारी होती हैं, बट इम्प्लीमेंट कितना होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बात कर रहे हैं कि हम टचलेस और कॉन्टेक्टलेस सर्विस प्रोवाइड करेंगे, स्मार्ट कार्ड देंगे, और जो कॉन्टेक्टलेस इसी तरह से जो स्क्रीनिंग होगी उसमें कोई टच नहीं करेंगे। हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सारे जितने भी ट्रेवलर्स आएंगे ये अफसरों के चोचले हैं, वहां पे पॉलिसी में यही कर देते हैं। मरिए या जिए ये आपकी जिम्मेदारी है, ये अफसरों के चोचले हैं। पॉलिसी में उन्होंने लिख दिया, उनका काम खत्म, उनको कोई सस्पेंड नहीं करेगा। उन पे कभी जांच होगी तो कहेंगे हमने तो पॉलिसी दी थी, आपने नहीं किया, आप भुगतिए। डॉक्टर साहब गो अहेड। जी, तो बात यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पॉलिसी बहुत अच्छी है, गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं, बट वो जमीनी लेवल पे कितना इंप्लीमेंट हो रही हैं, उनका कितना ऑडिट हो रहा है, कितना रोज हम ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं उसकी, कितना लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप जा रहे हैं वहां पे मेट्रो के अंदर, कोच कंपार्टमेंट जो क्लोज्ड कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो वहां पे आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, किसी को टच नहीं करना है, मास्क लगाना है, लोगों से बातचीत नहीं करनी है। डॉक्टर साहब आप मुझे बताओ, कंडीशनर है, आप मुझे बताओ डॉक्टर साहब, सोचना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपको मुझे बताना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि ये जो ट्रेन है मेट्रो, ये फुली एयर कंडीशनड है
सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन सिस्टम हर कोच में है। अगर किसी एक का वायरस, कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन कोच के भीतर आता है और वो हवा सर्कुलेट होकर एयर कंडीशन की, तो उस कंपार्टमेंट में बैठे सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं। आपको ये भी तो देखना है ना। दूसरा, बिल्कुल। रेलवे स्टेशन पे भीड़ ना मैं हो, वही बोल रहा था, कोच के जैसे- भीतर लिमिटेड लोग बैठे हैं, ये सब कैसे हो पाएगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? तो बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं वही कह रहा था कि जैसे हॉस्पिटल्स में क्या हुआ था, बोला था कि सेंट्रल एयर कंडीशन बंद करना पड़ेगा, तो हमने अपने हॉस्पिटल्स में विंडो एसी या स्प्लिट एसी लगाए सो दैट कि जो एयर है बाहर सर्कुलेट ना हो पूरे हॉस्पिटल में, लोगों को इन्फेक्शन ना हो। तो ऐसे ही जो एयर कंडीशनर कंपार्टमेंट है जो हमारे मेट्रो के, उसमें भी क्या होना चाहिए, सेपरेट AHU होने चाहिए, सेपरेट एयर हैंडलिंग यूनिट्स होने चाहिए। इसके अलावा उसके अंदर हेपा फिल्टर्स होने चाहिए, प्यूरिफायर्स होने चाहिए कि अगर एक वायरस कहीं आ भी जाता है तो उसको हम फिल्टरिंग कर सकें। तो इस तरह की कुछ तकनीकी चीजें हैं जो हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी मेट्रो के अंदर। दूसरी बात जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये अंदर बिल्कुल सही करें। जब लॉकडाउन था तो पहले बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ, बीच में धज्जियां उड़ी, अब इतनी उड़ गई हैं कि कोई लॉकडाउन फॉलो नहीं करता, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करता। हो सकता है मेट्रो में भी यही देखने को मिलेगा आपको अगले हफ्ते या निश्चित 2 मिलेगा, मेरा दावा है कि शुरुआत में मेरा तो चीजें दावा कम है। होंगी, थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब आप देखिएगा, उसके बाद फिर लापरवाही दोबारा की कोई तस्वीरें भीड़ आपको घुस जाएगी, 7 कोई रोक सितंबर नहीं से पाएगा। देखने को ना मिले, तब आप मुझे बताइएगा। इस देश में 7 महीने में मैंने देखा है कि कोरोना के साथ जी, मैं वही किस कह रहा तरह से हूं। मजाक कोरोना को बनाया गया है, लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया गया है। और बीरेन जी आ गए इस डिबेट में। भाई बीरेन जी, आज तो मैं देख के हतप्रभ हूं। उत्तर प्रदेश में 6193 मामले, वो भी तब जब सैंपल के लिए लोग खुद घंटों घंटों सिलेंडर बता रहे हैं, लखनऊ में लाइन लग रही है। अब कोई सैंपल लेने नहीं आता, आप कोरोना है जाइए लाइन पे लगिए, अपनी जांच कराइए, नहीं है तो भी उस लाइन में लगिए, और आपको नहीं है तो हो जाएगा। सावधान रहने की जरूरत है। दिन ब दिन स्थितियां बिगड़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और संसाधन बहुत सीमित हैं। जांच के लिए प्राइवेट पैथोलॉजीज को भी दिया है अनुमति, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रही हैं और महंगी भी हैं। और अस्पताल में जांच कराने जा रहे हैं, अगर नहीं है तो हो सकता है क्योंकि भीड़ लंबी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं। और जहां तक आपने बात करी मेट्रो की, तो मेट्रो में सेपरेट यूनिट भी जो है काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके सारे दरवाजे खुले हैं, उसमें कोई दरवाज़ा है ही नहीं है अंदर से। तो वहाँ पर आप जितने बोगी उसमें लगी हुई है, सब ये एक छोर से दूसरे छोर तक अंदर आप देख सकते हैं और जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं रहती। तो संक्रमण फैलने का खतरा रहता है ज़्यादा। अब कितना सैनिटाइज कर पाएंगे ये मेट्रो को, ये लोग जाने। लेकिन पूरे देश में रिकवरी रेट ब्रिजेश जी 77% है, और उत्तर प्रदेश में ये अभी 75% है। तो हम अभी देश के भी रिकवरी रेट से कम हैं। और 71 लोगों की आज मौत हुई है यूपी में। अब तक अगर यूपी में कहा जाए तो 3762 लोग मरे हैं कोरोना से। तो और जांच हमारी 62 लाख हुई है। लेकिन एक बात बहुत आसानी से समझ में आ सकती है कि चाइना हमसे ज़्यादा बड़ी आबादी का देश है। जब भारत में पहला केस आया तो वहाँ 83,000 केस थे। आज भारत में 39 लाख केस हैं और चाइना में मात्र 87,000 केस है। तो 4,000 केस कुल वहाँ अब तक बढ़ा है, और हम 1 से 39 लाख पे पहुँच गए हैं। तो ये दर्शाता है कि सरकारें अगर इच्छा शक्ति हो तो अपने नागरिकों को बचा सकती हैं। सरकारों के पास मन की शक्ति का होना जरूरी है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ सैनिटाइजर खरीदेंगे ग्राम पंचायत में तो उसमें घोटाला कर देंगे, ऑक्सीमीटर खरीदेंगे उसमें माल बनाना है, बड़ी समस्या है। लेकिन जिनके पास पैसा है उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। आज लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी है, कार भी है, गाड़ी भी है, बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन सब जीरो जैसे लगते हैं, सब कैद हैं। अगर जो इसका उल्लंघन करेगा, जो इसकी परवाह नहीं करेगा, वो झेलेगा, झेल रहा है। गरीब आदमी को तो वैसे बेड नहीं मिल रहा है। एक सज्जन ने कहा कि ज़रा पता लगाइए कि गरीबों को कोरोना कुछ कम भी हो रहा है, लेबर तबके में, कमज़ोर तबके में कोरोना का असर कम है। अब सबके अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत जैसे देश में जो गरीब मुल्क है जी, वो
क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है कोरोना पे। लखनऊ राजधानी है, कानपुर है, गोरखपुर है, बनारस है, इलाहाबाद है, 5 जिले बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। अब मुख्यमंत्री यहाँ 5 तारीख को फिर अफसरों को भेज रहे हैं, वहाँ पर जांच करेंगे। लेकिन समस्या क्या है, अफसर जांच करेंगे, आईएएस अफसर समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे, रोकथाम के उपाय करेंगे। ये लोग तो डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, डॉक्टर डीके गुप्ता, ये लोग तो बेवजह MBBS कर लिए। ब्रजेश जी 14 मंत्री अब तक इनको डॉक्टरी ही नहीं आती, डॉक्टरी तो IAS को आती है। यूपी के 14 मंत्री अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कितने? 14, ओह माय गॉड, जिसमें 2 की मौत भी हो चुकी है। यूपी सरकार के 14 मंत्रियों को कोरोना हो चुका है। ओहो, और 14 में तो 2 की मौत। एक्स मिनिस्टर भी हैं एक। जी बोले आप, और जी। आज बलदेव औलख भी हुए हैं, कई सारे और मंत्री हैं, मोहसिन रजा हैं, सतीश महाना है, हाँ, सिद्धार्थ नाथ सिंह है, उदय भान है, भूपेंद्र चौधरी हैं, जी, मोती तमाम सिंह सारे ठीक हो लोग गए, हैं। जयप्रताप को भी हो गया था, स्वास्थ्य मंत्री को। बिल्कुल ठीक है। रीता जी को भी हो गया है। रीता बहुगुणा तो खैर रीता जी, सांसद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि हमको सावधान रहना है, बचाना है, बचना है। जो लोग अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं या बहुत ज़्यादा उनको नाज होता है, वो ये जान लें कि बीमारी और गरीबी आते देर नहीं लगती है। इन दोनों पर घमंड करना व्यर्थ है, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। जी। इसलिए बच के रहिए, जान ये बचा IAS के अफसर जो रहिए। जिलों में जा रहे हैं, ये मतलब क्या करेंगे, किस तरह का इलाज करेंगे ये और आपन डॉक्टर जान- डीके गुप्ता को या रमा जी को उनसे क्या सीखना चाहिए? ब्रजेश जी, ये बहुत सारे जो जिलों में नोडल हैं वो अपनी जान बचाते रहे हैं। वो गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकले थे, खाना बड़ी मुश्किल से खाते हैं अपने सामने बनवा के, और कोविड अस्पताल का निरीक्षण सड़क पर से करते हैं। अंदर कौन जाएगा? 55 साल की जी की उम्र है, ओके ड्यूटी लग जाते हो तो ऐसे चिल्ला रहा कि हमें छोड़ दो। तमाम सारे अफसर ये सब ऐसे घूम टहल के लौट आएंगे सैर सपाटा करके। अच्छा, तब ठीक है। मैं तो बेवजह रमा जी के लिए और डॉक्टर साहब के लिए चिंतित हो गया था। देखिए, हर चीज में देखिए सरकार की इच्छा शक्ति आ जाती फिर वही। अगर हम चाइना की, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो कंट्रोल कर सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं कंट्रोल हुआ? ये बात तो जायज है और सवाल उठता है। असल में उनके यहाँ बीरेन जी एक्सपर्ट कंट्रोल कर रहे थे ना, इसलिए कंट्रोल हो गया। आपके यहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ ये अपराधी प्रॉब्लम को है। भी अफसर कंट्रोल करेगा, कोरोना भी वही कंट्रोल करेगा, गरीबी भुखमरी भी वही कंट्रोल करेगा, और बाढ़ में बंधा भी वही रोकेगा। वही रोकेगा। और जब घोटाला होगा तो माल भी वही खाएगा। हाँ, सुना क्या कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ किट उट खरीद ली गई। सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर सब बाजार से ऊंची दर पर। सुल्तानपुर के उनके विधायक ने, बीजेपी ने आरोप लगाया, उसकी जांच हो रही है कि 1800 का सामान 9500 में खरीदा जा रहा है। यही है आपदा में ये एक अवसर। ही जिले में है या यूपी के कई जिलों में इस प्रकार के घोटाले हुए हैं? विपक्ष ने यह मांग की है कि सभी जिलों के डीएम से रेट सार्वजनिक कराए जाएं, कि DPRO और जिलाधिकारी मिलकर किस तरह से सरकारी धन की लूट कर रहे हैं। अच्छा, यही आपदा में अवसर है, यही तो है मौका। फिर कहाँ मिलेगा? लूटो 5-5, 10-10 करोड़ बिना टेंडर के, चाहे जो चीज खरीदो। पर मुझे दीपक बाजपेयी की एक बात पे आपत्ति हो, कह रहे हैं शमशान में दलाली हो रही है। ये थोड़ा आपत्तिजनक शब्द है। ऐसा है कि पहले पंडा खात रहे, अब सरकार भी नोच रही। तो गिद्ध तो मांस ही नोचता है, चाहे जिंदा खो चाहे मुर्दा। तो अगर सरकार के अफसर मरने वालों के लिए भी नहीं छोड़ेंगे कुछ, तो ये सब होगा। अरे शमशान में तो छोड़िए, जीवन इतना बहुमूल्य है लोगों का, जी, एक एक जीवन कीमती है। सरकार कहती है जान है जहान है। वो पहले की बात थी, अभी नहीं की बात है। अब पता नहीं क्या उसकी सोच बन गई है। जी, कंक्लूड करें जी। ब्रजेश जी, सरकार की कोशिश चाहे जो हो, लेकिन जनता को महसूस होना चाहिए। कोरोना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खतरनाक हो चुका है। 2.5 लाख के करीब हमारे पास 2,53,000 मरीज हैं। आज हम 6,000, आज 6193 मिले हैं। 30 अगस्त को 6200 कुछ मिले थे। तो ये 6, अच्छा, भारत में 83,000 आज संख्या पहुंच गई है एक दिन में। अभी कोरोना कितना चढ़ेगा? 1 लाख, 1.5 लाख रोज। कितना लोग कहते हैं जब तक इसको नए क्लाइंट मिलते रहेंगे, कोरोना बढ़ता रहेगा, जब तक सबको हो नहीं जाएगा।
बहरहाल जी कोरोना के साथ साथ जनता की कुछ और भी डिमांड है, सुनिएगा। और सारी डिमांड चाहे अफसर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सरकार, वो सब पब्लिक से करते हैं, खुद को पूरी करने के बजाय। डॉक्टर कहता है कि वेट कम करो और बीबी कहती है कि पेट कम करो, और जनता कह रही है कि रेट कम करो, और गरीब कह रहा है साहब बस हम पर रहम करो, रहम करो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा, आप मुझे बताइए, वीरेन जी अभी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार के ही अपने तकरीबन 14 मंत्री कोरोना वायरस के शिकार हुए, 2 मंत्रियों का निधन भी दुखद हुआ, कुछ अभी भर्ती भी हैं, कईयों की हालत गंभीर है, विधायक भी कई इसमें हैं। वो लोग जो जिनका सामाजिक जीवन है वो सब इसके शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद हम स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन लेने के बजाय चीज़ों को और ओपन करके लोगों के जीवन को संकट में क्यों डाल रहे हैं? डॉक्टर मनोज मिश्रा। देखिए ब्रजेश जी, मुझे 2 बातें कह के अपनी बात कहूंगा कि पहले तो अभी जो दीपक जी कह रहे थे, जो आपके प्रतिनिधि हैं, प्रवक्ता है, तो उन्होंने दिल्ली की बात छोड़ दी। और मजेदार बात यह है कि दिल्ली में बंबई के बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक अनियंत्रित कोरोना है और सर्वाधिक संक्रमित कोरोना है बंबई के बाद। वहां पर इनके मुख्यमंत्री जी ने, एकमात्र मुख्यमंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए। तब माननीय गृह मंत्री जी सक्रिय हुए थे और थोड़ा बहुत नियंत्रण हुआ था, काफी नियंत्रण हुआ था। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि दिल्ली के अस्पताल दिल्ली वालों के लिए है, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के नहीं है, संजय सिंह खुद दिल्ली के नहीं है, ये दीपक जी खुद दिल्ली के नहीं है। और तीसरी बात बता रहा हूं कि जब पूरा प्रदेश और देश कोरोना की चपेटे में है और सब लोगों को चिंता व्यक्त करनी चाहिए, सामाजिक समाधान ढूंढने चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए मेडिकल की और की जागरूकता की, उस समय संजय सिंह फैंस क्लब में संजय सिंह ठाकुर और ब्राह्मण की अपील करते घूम रहे हैं। उनकी गंभीरता आप देखिए, इतने संकट के काल में आपका एक बड़ा नेता जो राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश से, जो संजय सिंह जी, तो डॉक्टर मनोज मिश्रा, अगर ब्राह्मणों पर अत्याचार है, अगर ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है तो कोई नेता बोल रहा है तो आपको कोई एतराज है? नहीं, हमें एतराज नहीं है, हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन मजेदार बात है कि ब्राह्मण नेता ब्राह्मण नहीं बोल रहे, दूसरे नेता बोल रहे। अच्छा, मतलब पंडितों का नेता सिर्फ पंडित हो सकता है? संजय सिंह, हाँ बिल्कुल, जिस जात की पीड़ा है वो व्यक्त करेंगे, ये व्यक्त करेंगे। मजेदार बात यही कि अखिलेश जी बोल रहे हैं, पंडित की बात ठाकुर नहीं कह सकता, ये कंफर्म है। मजेदार बात ये कि अरे संजय ब्रजेश सिंह भाई, एक सेकंड रुक जाओ। ब्रजेश भाई, डॉक्टर साहब ये बात कंफर्म है कि सोचना पंडित की बात ठाकुर कि नहीं जब रख आपके सकता। पास एक स्टेट नाउ है, इट्स क्लियर। तो आप सारी कौशल, हाँ, हाँ, सारी व्यवस्था बिल्कुल दिल्ली एकदम, में करिए। ब्रजेश भाई आप एकदम आपने उत्तर सही प्रदेश कहा, को एकदम टारगेट क्लियर। करने से पहले दिल्ली को टारगेट करिए जी ब्रजेश जी। जब मैं बोल रहा था पहले राउंड में, मैं रोक मैंने दिया राजनीतिक सबको, बात सबको नहीं रोक करी। दिया। बोलिए, आप बोलिए। मेरे पास कांग्रेस के लोगों के लिए बंबई का उदाहरण है कि मैं कह सकता था कि बंबई में दीपक जी, कांग्रेस आपके संयुक्त पास सरकार में है जी। इसके बाद सबसे ज्यादा केसेस बंबई में है। मैं कह सकता था कि आप की दिल्ली सरकार है और वहां पर कोरोना में जितने लोग घुसित हैं उतने शायद बंबई के बाद दूसरे नंबर पे है। लेकिन मैंने ये बातें नहीं कही। मैं ये जानता हूं कि दिल्ली सहित पूरे प्रदेश के जितने भी राज्य हैं, सारे मुख्यमंत्री गंभीरता से काम कर रहे हैं और उसमें केजरीवाल जी भी हैं और वहां के जो कांग्रेस के उद्धव ठाकरे ये कांग्रेस समर्थक। मैं राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, और अगर राजनीति कर रही होती तो केजरीवाल को दिन में तारे नजर आ जाते अगर माननीय अमित शाह जी उस समय हस्तक्षेप न करते। और पूरे देश में, पूरी मीडिया में संदेश है कि श्रीमान अमित शाह जी के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आई थी। ओके डॉक्टर साहब, अब मैं आम आदमी आउट ऑफ टर्न, अब हालांकि गांधी जी को बुलाना था, लेकिन चूंकि आपने आम आदमी पार्टी पर डायरेक्ट अटैक मारा तो मैं चाहता हूं कि पहले कही ना जी, मैं लाता हूं उनको। हमने तो पहले कहा ही नहीं। ओके, दीपक वाजपेयी 4 मुख्य आरोप हैं। पहला, संजय सिंह ठाकुर हैं, पंडितों की बात क्यों कर रहे हैं जी, पंडितों पर अत्याचार है तो पंडित नेता बोल रहे हैं। दूसरा, कोरोना अरविंद केजरीवाल ने नहीं, अमित शाह ने कंट्रोल किया है। तीसरा, आप दिल्ली ठीक नहीं कर पाए, अमित शाह ने ठीक किया है। गो अहेड। सर पहली बात तो ये है कि अगर संजय जी ने अत्याचार का मुद्दा उठाया है तो समाज के अंदर क्या संदेश है? खुद मनोज मिश्रा जी ने कहा है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि संजय जी ये मुद्दे उठा रहे हैं। इन्होंने खुद कहा कि मैं स्वागत करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोई भी हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, तो इस पीर को पिघलाने के लिए संजय सिंह निकले हैं
और अत्याचार का मुद्दा आप सोचिए, कोरोना के टाइम में ये ब्राह्मणों के शस्त्र लाइसेंस गिनवा के उनके शस्त्र जब्त करने की साजिश कर रहे हैं, ये वो सरकार है। इसलिए ये ना बताएं कि कोरोना काल में क्या हो रहा है। कोरोना की तैयारी आप देख लीजिए कि टीम 11 बनाई योगी आदित्यनाथ जी ने, उसमें एक भी डॉक्टर, एक भी एक्सपर्ट नहीं है, जो सवाल आपने उठाया। और गंभीरता का स्तर यह है कि मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद उस मीटिंग के अंदर आपने देखा होगा कि कैंडी क्रश वीडियो गेम खेल रहे। यह सरकार की गंभीरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज कोरोना मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश की सरकार कतई नदारद है, कोई नेतृत्व नहीं है, लूटपाट मची हुई है लाशों के साथ। आज आपने दिखाया खुद आपके चैनल पे, मैं इसके लिए आपको साधुवाद दूंगा। स्वरूप रानी अस्पताल में जिस तरह प्रयागराज में लूट मची हुई मरीजों के साथ, मुझे शर्म आती है कि मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। आज मुझे देख के कि वहां का डीएम खुलेआम अपनी सत्ताधारी सांसद को, विधायक को चैलेंज करता है कि शासन से ये रेट अप्रूव हुए हैं, 2600 की किट 10,000 रुपए में खरीदो। यानी सरकार की तरफ से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या। पर एक सवाल रह गया दीपक वाजपेयी, एक सवाल रह गया। सदन में मैंने देखा पंडितों की परेशानी कोई ठाकुर कैसे रखेगा? मिनिस्टर जी के एक सेकंड दीपक वाजपेयी, पंडितों की परेशानी कोई ठाकुर क्यों रखेगा? दीपक, एक प्रश्न और था, पहले इसका जवाब ले लूं, इनके पहले इसका जवाब ले लूं। कहा था दिल्ली में दिल्ली के मरीजों का इलाज होगा। ओके, बोलो, दोनों जवाब दो। दिल्ली में दीपक, दोनों जवाब दो। ओके, डॉक्टर साहब प्लीज वेट, डॉक्टर साहब प्लीज वेट। और दीपक वाजपेयी खुद बाहर के। ओके ओके, जवाब दीजिए दोनों लोगों सवाल। का भी तो प्रश्न है कि दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के उनको एक्सप्लेन करने दीजिए, प्लीज वेट। दिल्ली में आधी आबादी उत्तर प्रदेश की रहती है, उनके हितों की तो रक्षा करिए। ओके, बोलिए दीपक वाजपेयी। जो उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके डॉक्टर मनोज जी प्लीज वेट। ओके डॉक्टर मनोज जी, आप पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश के अब आप जवाब तो ले लीजिए ना। एक सेकंड रुकिए, बात उठाइए, एक सेकंड रुकिए। यस दीपक, गो अहेड। जी डॉक्टर साहब आज ये कह रहे हैं भारत समाचार पे कि उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने में अमित शाह जी असमर्थ हैं। अगर उन्होंने ही सारा काम किया, हम तो बार बार मुख्यमंत्री जी हमारे अरविंद केजरीवाल जी शुक्रिया कर रहे हैं कि जिस भी आदमी ने सहयोग किया, काम किया, हम साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन वो जो दैवीय हस्तक्षेप हुआ था दिल्ली में, वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नेतृत्वहीनता क्यों दर्शा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की दशा क्यों खराब हो रही है? 1000 लोगों में से केवल 22 लोगों का टेस्ट क्यों हो रहा है? स्वरूप रानी अस्पताल में लूट क्यों चल रही है? आपके डीएम 2600 का सामान 10,000 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं? आपकी पंचायतों में ऑक्सीमीटर खरीदने लेकिन ये पंडितों की तकलीफ ठाकुर क्यों रख रहा है भाई? पार्टी का अध्यक्ष मैं कई बार पूछ चुका हूं, जवाब ही नहीं दे रहे हो। दीपक वाजपेयी जवाब दो। पंडित की परेशानी ठाकुर क्यों रखेगा? जनता पार्टी के डीएनए में, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में धर्म और जाति की राजनीति है। अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने से इनको तकलीफ होती है। आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार 6% लोगों की सरकार है, एक जाति की सरकार है। हम सब जातों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट में यही दर्द है कि उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक जान गया है कि दरअसल ये एक जाति की सरकार यहां पे चल रही है। और मैं आपको बता दूं, काजी नजरुल इस्लाम के शब्दों में कि जब तक अत्याचारी के हाथ में रक्त से सना हुआ खड्ग जमीन पे गिरकर टन का शब्द नहीं करेगा, हम आखिरी स्वेद की आखिरी बिंदु तक, रक्त की आखिरी बूंद तक संघर्ष जारी। अरे कहां चले गए? मैं आपको बता दूं, अरे कैसी भाषा बोल रहे हो? ये क्या खून मचाओगे क्या यहाँ पे? अरे छोड़ो नहीं सब, मुंह से जातिवादी सरकार, अरे कैसी बात, मुंह से ये नकाब नोचने के लिए खड़े होंगे। ये आप ये रक्त खंजर झगड़ा खून ये सब क्या है? पंडित होगा, दलितों का नेता दलित होगा, ठाकुरों का नेता ठाकुर होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा हो गया। दीपक जी, ये क्या खून उनकी बात कर रहे हो? जाने दो, छोड़ो। ये मुख्यमंत्री का यही शिकायत है हमारी कि वो अपने आप को ठाकुर, अरे जाने दो, कैसी बातें कर रहे हो? वो अपने आप को झगड़ा लड़ा, ये सब क्या बात है? अरे छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना। ओके अब्दुल हफीज गांधी, ओके नहीं प्लीज, भारतीय जनता पार्टी देखो ये खून खराबे की बात मत करो। देखो जातिवाद की कोई बात मत करो, हम लोग कोरोना पे बात करने आए हैं, आप जातियों पे लड़ गए। जाति पे डिबेट कर लूंगा पक्का, और आप दोनों को बुलाऊंगा। अब्दुल हफीज गांधी जी सॉरी, आपकी बारी थी, मैं दीपक को मुझे बुलाना पड़ा क्योंकि मसला डायरेक्ट था। आप मुझे बताइए क्या कोरोना को हैंडल करने में यूपी में कोई लापरवाही हो रही है? देखिए बिल्कुल लापरवाही हो रही है। मैं लखनऊ का ही आपको एग्जांपल देता हूं, हालांकि वो नॉन कोविड केस था। एक वरिष्ठ पत्रकार
और दूसरे लोगों ने भी खबर की, डीएम तक खबर गई थी, लेकिन 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची जी। और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। तो जब नॉन कोविड केस में इस तरह से हो रहा है तो कोविड के केसेस तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ 7-7 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है लखनऊ में। बेड कहे जाते हैं कि 1.5 लाख बेड हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो पता लगता है कि कुछ व्यवस्था नहीं है। आप ही देखिए कि कितने केसेस निकले। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से आइसोलेशन सेंटर्स में अव्यवस्था है, जिस तरह से जो कोविड वार्ड्स हैं वहां पर ये लोग देखने को देखो, अच्छा मिल रही देखो, है। दोनों एक जिम्मेदार नेता हैं। एक जातिवाद की बात एक कह रहा पंडित की बात ठाकुर नहीं कर सकता, तो वो कह रहे हैं कि खड़क जब तक गिर नहीं जाएगा, टन से सुन नहीं लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। व्हाट इज दिस? ये क्या हो, क्या रहा है? देखिए ब्रजेश हमें जी- गंभीरता कोरोना के प्रति दिखानी की जातिवाद के प्रति दिखानी देखिए, है? ब्रजेश जी अरे को ठाकुर भी रहेंगे। देखो कोरोना ऐसा तो है नहीं कि पंडित को पकड़ेगा ठाकुर को नहीं पकड़ेगा, ऐसा है क्या? क्यों रमा जी, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। गांधी जी गो बिल्कुल नहीं। गांधी जी बोलिए। विजय जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं पर अत्याचार होता है, कहीं पर किसी को दुख होता है, तो उसके बारे में कोई भी बोल सकता है। इसमें मैं समझता हूं कि जातिवाद को नहीं लाना चाहिए। अगर कोई दुखी है तो उसके बारे में बोलना चाहिए और अत्याचार के खिलाफ जो है आवाज बुलंद करना चाहिए। कोई भी कर सकता है। तो मैं मनोज जी की बात से एग्री नहीं करता हूं। हाँ, ये जरूर बात है कि ये पूरी की पूरी जातिवादी सरकार है और मुख्यमंत्री जी ने खुद का जो है भगवान श्री हनुमान जी को जो है दलित बता दिया था। उनके जो एमएलए हैं राधा मोहन अग्रवाल जी, वो खुद बोल रहे थे, एक ऑडियो वायरल हुआ था कि किसकी सरकार चल रही है। तो इनके विधायक खुद इन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कि ये वो समाजवादी पार्टी भी कह रही कि जातिवादी सरकार है ये? देखिए, बिल्कुल जातिवादी सरकार है। ओके। हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पर बार बार इल्जाम लगाए जाते हैं। जो ओके, हमने आऊंगा विकास डॉक्टर साहब, कार्य लास्ट में किए, आपको चांस दूंगा, आप जो समाप्त हमने करिए। विकास कार्य किए वो किसी ओके, खास सैलेंट जाति तिवारी, के लिए नहीं किए। सैलेंट वो तिवारी, सभी जाति भाई के लोग हमको उसका फायदा कोरोना उठा से रहे हैं। लड़ना है ना, हमें जातिवाद से। देखो मैं क्या बताता हूं कि समझ लो एक नदी है जिसमें भयानक बाढ़ आई हुई है और हम सब एक बोट में बैठे हैं, ठीक, पंडित ठाकुर हर जाति का आदमी बैठा हुआ है। पहले हम किनारे पहुंच जाए ना, तब डिसाइड कर लेंगे, लड़ लेंगे, कुश्ती लड़ लेंगे, जो जीतेगा जीत जाएगा। अभी क्या अपन को बीच में नदी में ही लड़ लेना है? ऐसा करना है कि ब्रजेश भैया, एक तरफ तो हमारे जो सम्मानित प्रवक्ता जी बीजेपी के बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि फलाने दिल्ली के नहीं है, फलाने वहाँ के नहीं हैं। इस बात से अगर आप जोड़िए तो जातिवादिता से लेकर के यहाँ इस तरह की अव्यवस्था फैलाने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा रोल रहता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, पीड़ित कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी मजहब का हो सकता है। पीड़ित के लिए सिर्फ पीड़ित कहा जाता है। न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सब में ये पीड़ित कर रहे हैं, किसी को पीड़ित कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति खड़ा हो तो कहें कि तुम उस जाति के हो इसलिए तुम बात नहीं करोगे, ये नहीं हो सकता है। ये ऐसी अव्यवस्था केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुई। अब इन्होंने कहा कि वहाँ महाराष्ट्र में ये हो गया, वहाँ ये हो गया। आपने कभी कहा भीलवाड़ा मॉडल बना देते? आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, आप इस पर चर्चा करते हैं। आप राजधानी में लगातार निरंतर, जैसे अभी इन्होंने बताया कि 4.5 घंटे लगे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार, पूरा शासन लगा है, उनको जो है एम्बुलेंस नहीं मिली, क्योंकि एम्बुलेंस खड़ी होने की स्थिति में यार्डों में डॉक्टर रमा एम्बुलेंस खड़ी हुई श्रीवास्तव, है। आप मुझे बताइए यार्डों मैडम में कि अब हम एम्बुलेंस खड़ी लोगों हुई है। को किस प्रकार की सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि संक्रमण का स्तर अब बड़ा व्यापक और बड़ा हो गया है। सावधानियां तो सब वही हैं कि बार बार हाथ धोएं, उसके बाद मास्क बांधे रहें, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, भीड़ भाड़ से बचें, 2 मीटर की दूरी निरंतर बनाए रखें। ये सावधानियां ही हम लोगों का बचाव कर सकती हैं। लेकिन मेरे ध्यान में ये आता है कि कम से कम 25 से 30% ऐसे लोग हैं जो इन सावधानियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। वो चाहे आप लखनऊ शहर ले लीजिए या लखनऊ के आसपास के ज़िले, गांव, गली चौबारे जो भी देख लीजिए, हर जगह ये लापरवाही बरती जा रही है। सरकार अपनी कोशिशें कर ही रही है, लेकिन जब तक जन साधारण के दिमाग में इस बीमारी के प्रति जागरूकता नहीं आएगी, भय नहीं आएगा, उन्हें परेशानी नहीं समझ में आएगी कि इस बीमारी के संक्रमण से वो खुद भी परेशान हो सकते हैं, पूरे घर परिवार को संक्रमण दे सकते हैं, समाज को संक्रमण दे सकते हैं। तो ये गंभीरता से लोग नहीं ले रहे इस बात को। ये गंभीर बात है, सबसे बिल्कुल ज्यादा मैं सहमत हूं बुरी आपकी इस बात से। दशा है। ओके, डॉक्टर डी के जिसकी वजह गुप्ता से जी, संक्रमण आप बढ़ता ही सरकारों चला जा रहा को, है। सोसाइटी को क्या सजेस्ट करोगे कि आने वाले समय में हम रिस्ट्रिक्शंस और हटा रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन सिस्टम खत्म कर रहे हैं, मेट्रो ओपन कर रहे हैं, कल को हम थिएटर भी ओपन कर ही देंगे, स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे, ऐसे में हमारे समक्ष चुनौतियां ज़्यादा बड़ी होंगी। अभी ट्रेन ओपन हो जाएंगी तो और कठिनाई आएंगी हमारे सामने। तो
तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैडम से बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर साहब से, कि हमें शायद जनमानस को जगाने की जरूरत है कि इतना बड़ा जन आंदोलन चाहिए इसके लिए। कोरोना इतना फास्ट फैल रहा है, इतना तेज फैल रहा है। अच्छी बात है कि इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेशन कम है हमारी पॉपुलेशन। अरे पहले पंडित ठाकुर से तो निपट लें डॉक्टर साहब। उसके बावजूद भी अगर पूरे भारतवर्ष में फैल गया तो बहुत बड़ी मॉर्टेलिटी है, बहुत बड़ी जान माल की हानि करेगा। तो हम जैसे देखते हैं ना, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, सारी पार्टियां इकट्ठे होके बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च करती हैं, चाहे वो डिजिटल हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मुनादी हो, सब कुछ करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, मिलते हैं, नेता आते हैं, लोकल बुद्धिजीवी आते हैं, धर्मजीवी आते हैं, धर्मगुरु को लोग बुलाते हैं, सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं। तो इसी तरह का कुछ कैंपेन की जरूरत है इस समय, पूरे देश में जरूरत है कि सो दैट लोगों के कानों में बार बार गूंजे कि कोरोना भयानक है, कोरोना खतरनाक है, इससे बचने के उपाय सबको पता है, बट उनको हमें ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है, सबको अपनाना है। और उस अपनाने की जागरूकता जब ही होगी जब सारे नेता, सारे हमारे धर्मगुरु, सारे हमारे सेलिब्रिटीज, सारे ब्यूरोक्रेट्स, सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, डिफरेंट चैनल से बोलेंगे, डिफरेंट माध्यम से बोलेंगे, तभी जाके लोग जागरूक होंगे और शायद हम लोग इससे निपट पाएंगे। लकीली आप गुप्ता हैं, इसलिए आप पे कोई आरोप नहीं है। बाकी मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा की तरफ बढ़ता हूं। डॉक्टर मनोज जी, 20 सेकंड आप इस पूरे मामले का समअप करें और ये बताएं, आश्वस्त करें उत्तर प्रदेश की जनता को कि आने वाले समय में सरकार सबकी सेहत का ध्यान रखेगी। देखिए, आंकड़े तो आपने बता दिए, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दो बातें राजनीतिक तौर पे कहूंगा कि ये जागरूकता का समय है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। लेकिन दिल्ली के सीमा दीपक वाजपेयी की, दिल्ली छोड़ के उत्तर प्रदेश आ गए, दिल्ली की हालत खराब है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों की दिल्ली में रक्षा नहीं कर पा रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की उत्तर प्रदेश में ओके 20 सेकंड कंप्लीट जी जी। समाजवादी पार्टी जातिवादी की पार्टी पहचान है, क्या बात और ये जातिवादी का आरोप भारतीय ओके, थैंक यू ऑल राइट। दीपक वाजपेयी 20 सेकंड, दीपक वाजपेयी 20 सेकंड। आऊंगा आपके पास गांधी जी, 20 सेकंड दीपक। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे दोस्त मनोज मिश्रा जी ने जो बात कही कि केजरीवाल जी दिल्ली के नहीं है, संजय सिंह दिल्ली के नहीं है, दीपक वाजपेयी दिल्ली के नहीं है, आज एक प्रवासी वहां मुख्यमंत्री बन गया तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है। सुल्तानपुर की सड़कों पर फुटपाथ पे काम करने वालों के लिए 30 साल लड़ाई करने वाला अगर दिल्ली में राज्यसभा सांसद बन गया तो उनके पेट में दर्द है। अभी कहते हैं कि मैं कानपुर का हूं और फिर कहते हैं दिल्ली से आके कानपुर की राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। ये तय कर लें कि हम कहां की राजनीति करें, हम किस वर्ग की राजनीति, ये सब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। इनके सांसद रमेश विधूड़ी ने अपने पूर्वांचल के अध्यक्ष की पिटाई की और कहा दिल्ली से भागो यहां से। ये वो पार्टी है, ये प्रवासियों की दुश्मन है। 40 लाख परिवार है प्रवासियों के, अगर उसका मुख्यमंत्री, उसका राज्यसभा ओके थैंक यू ओके गांधी जी 10 सेकंड, गांधी जी 10 सेकंड, गांधी जी 10 सेकंड। ये कह रहे हैं आप जातिवादी हो। गांधी जी बोलो। राधा मोहन अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी की हकीकत बता दी है और देवमणि त्रिपाठी ने भी भारतीय जनता पार्टी की हकीकत बता दी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं ये हर कोई जानता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया थे और अब तक थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों बहनों। ये राजनीतिक लोग हमेशा पॉलिटिक्स की बात करेंगे क्योंकि ये चुनाव लड़ने की मशीन है। इनके लिए आप एक वोट हैं और वोट से अधिक कुछ नहीं है। इनको जिताइए, इनको हराइए, सिर्फ आप यही कर सकते हैं। इनकी नज़र में आप एक वोट हैं, आपकी कीमत एक वोट की है, लेकिन मेरी नज़र में आपकी कीमत जान की है। आप बहुत बेशकीमती है आपकी जान, और किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए कोरोना वायरस की वजह से। इसलिए कृपया मास्क पहनिए, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सरकार भले सब कुछ खोल दे, लेकिन आप बहुत आवश्यक हो तभी अपने घरों से निकलिए और अपना कृपया ध्यान रखिए। खुद बचिए, दूसरों को बचाइए, अपना परिवार बचाइए। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।